हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हमको याद होगा, अगर आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 2 यानी इसके जस्ट प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी कि कैसे हमारा इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में। फिर हमने देखा था कि पॉलिटिकल स्फीयर में कैसे रिवॉल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, एंड ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस में, ठीक है ना। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, सिंपल लगेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपका साइंस और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस हमने अपलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको हर वीडियो मिल जाएगा, साइंस एंड मैथ्स ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर्स अपलोडेड, ठीक है, जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा हमारा सेकंड चैनल JR टॉक्स को भी जरूर से विजिट कर लेना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। साथ में अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चलो, तो सबसे पहला जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है हमारा राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ओके, हेडिंग डाल देते हैं, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, ओके। अब देखो, हुआ ये था, आपको याद होगा कि जस्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने लास्ट में क्या देखा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि धीरे धीरे हमारे यूरोप जो था वो टाइम पे, तो उसमें क्या हो गया था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी मशीनरीज वगैरह आ गई। तो धीरे धीरे क्या हो गया था, इंडस्ट्रीज काफी डेवलप हो रही थी, लोगों ने पैसे कमाना शुरू करने लेते, और यूरोप जो था वो काफी ज्यादा डेवलप करने लगा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हेल्प से। तो वही चीज को अगर आगे बढ़ाएं हम लोग, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो यूरोप ने क्या सोचा कि क्यों ना ये चीज जो हमारे पास है उसको मैं अलग अलग कंट्रीज में पहुंचाऊं, अलग अलग स्टेट में पहुंचाऊं, करेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज करना शुरू किया। मैंने आपको ये चीज पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड रूट बनाना शुरू किया। यानी कि अगर उनको यूरोप से अमेरिका जाना है तो वो रास्ता बनाना शुरू किया, यूरोप से एशिया आना है तो रास्ता बनाना शुरू किया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कैसे जाएंगे वो, तो वैसा उन्होंने ट्रेड रूट जो था वो बनाना शुरू किया। और इसके वजह से एक ट्रेड रूट पॉसिबल हो गया यूरोप एंड एशिया के बीच में, ठीक है ना, हमारे एशिया के बीच में और यूरोप के बीच में होने लगा। और बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे यानी व्यापारी जो थे वो आते जाते थे, यानी कुछ सामान, कुछ जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो भी चीज था वो लोग क्या करते थे, उसका व्यापार करते थे। लेकिन ये जो रूट था ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रूट था, और इसमें क्या होता था कि लूट मार होने के चांसेस ज्यादा होते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई पर्टिकुलर जगह पे जो लोग हैं, ठीक है ना, यानी कि जो भी पर्टिकुलर जगह के लोग हैं वो क्या करते थे, अब ट्रेड रूट से जो जा रहा है यानी कि कुछ सामान लेके जा रहा है, फिर कोई भी जा रहा है, तो उसको यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, लूट करते थे। यानी कि दे लूटेड द पीपल विच आर लाइक ट्रेडर्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, वो लोग लूटते थे। तो उस चीज के लिए यानी क्या हो गया, एक बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी का सामना उनको करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये जो था इसमें बहुत ज्यादा इजी नहीं रह गया था, यानी कि वो रास्ते से व्यापार करना बहुत ज्यादा इजी नहीं रह गया था, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो जो हमारे यूरोप के जो लोग थे वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग कंपनीज बनाना शुरू किया, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी क्या होता है, व्यापार की कंपनी, जैसे आज के डेट में देयर आर सो मेनी कंपनीज ना, तो वैसे ही वो टाइम पे उन्होंने कंपनीज जो है व्यापार की कंपनी, ट्रेडिंग कंपनीज ऐसा उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे जो अलग अलग ट्रेडिंग कंपनी से उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है ना। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि आप जो रास्ते से जाओगे ट्रेड करने के लिए या फिर जो भी आप करना चाहोगे आप आराम से कर पाओगे, आपको कोई रोके टोकेगा नहीं, ना पॉलिटिक्स में रोकेगा, ना कोई दूसरा कोई लूट के जाएगा। तो आपको हम अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदले में क्या चाहिए हमें, मनी, ठीक है। तो वो सब चीज होने लगा, जिसके वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आने लगी, यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा पैसे अर्न करने लगे और बहुत ज्यादा धन उनके पास आने लगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है ना। और इसीलिए जो यूरोपियन रूलर्स थे उन्होंने मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड बहुत सारी ऐसी प्रोटेक्शन यूरोप को प्रोवाइड करने के लिए लगी, और जिसकी वजह से यूरोप के पास बहुत ज्यादा पैसा वगैरह जो है बनने लगा बड़ी आराम से, ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर्टी था, ठीक है ना, ये कैपिटल के लिए यूज किया जाता था। तो कैपिटलिज्म आने लगा, कैपिटल का मतलब होता है धन, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि यूरोप जो था उसमें कैपिटलिज्म आने लगा, यानी कि पैसे जो है उसकी बढ़त होने लगी, और एक तरीके से ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो गया अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग जगह पे। यहां पे यूरोप का नाम होने लगा फॉर द कैपिटलिज्म, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और इसके पास बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएगी। तो ये सब चीज होने लगा। अब ये सब चीज जब होने लगा तो ऑब्वियसली यूरोप अपना दबदबा बनाने के लिए क्या बनाएगा, कॉलोनीज भी बनाएगा, यानी कि अब आ गया कॉलोनिज्म, ठीक है, कॉलोनियल, ठीक है ना। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार, कॉलोनियल, कॉलोनियल, ठीक है,
कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये जो कॉलोनियलिज्म है, इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखो, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, इसके लिए मेरा भी तकलीफ हो रहा है, आप लोग को ना हो, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या है ये? कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं, कॉलोनियल बोलते हैं ना हम लोग, कॉलोनियल, उसके आगे इज्म लगा दो, कॉलोनियलिज्म, ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो कॉलोनियलिज्म है यार, इसमें हुआ क्या? तो बेसिकली यूरोप वॉज वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ऑल्सो, पैसा उसके पास बहुत सारा आने लगा था। तो ये दौरान क्या हुआ कि यूरोप के कंट्रीज लोगों ने अलग अलग दूसरे कंट्रीज को, अलग अलग दूसरे नेशंस को अपना दबदबा जमाना शुरू किया। आपको पता है यार, ये यूरोप ही एक ऐसा देश था, यूरोप ही ऐसा कॉन्टिनेंट था जिसके लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जाके अपना दबदबा बनाते थे, अलग अलग देश में जाके उनको गुलाम बनाते थे। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हम लोग ही है ना, हमारे ऊपर लगभग 100-150 साल राज किया उन्होंने, हमको अपना गुलाम बना के रखा। करेक्ट है ना, सही बात है कि नहीं? तो ये सब चीज जो है वो क्या होने लगा इसके अंदर, यूरोप के अंदर जो है होने लगा, जिसके वजह से मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपना जो कॉलोनी होता है, यानी कि एक तरीके से एक टुकड़ी बोल सकते हो आप, टुकड़ी, ठीक है ना, सेना का टुकड़ी जिसमें कुछ पावरफुल लोग रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्शन, तो वो सब चीज उन्होंने एस्टैब्लिश करना शुरू किया अलग अलग देशों में, ठीक है। तो उन्होंने अपना इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर वहां पे बढ़ाना शुरू किया, और अलग अलग जगह पे अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, यानी कि मैं पावरफुल हूं, जैसे कि इंडिया में बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी हम लोग के साथ वो व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा बोल के आए, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा इंडिया के ऊपर ही कब्जा कर लिया। करेक्ट है, सही बात है, मानते हो? तो उसी प्रकार उन्होंने अपना पॉलिटिकल दिमाग लगा के, और साथ में उनके पास जो बेस था पैसा और मिलिट्री का, ये सब चीज इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। और यही चीज को बोला जाता है दोस्तों कॉलोनियलिज्म। क्या बोला जाता है? कॉलोनियलिज्म, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेशन आपको हमेशा एग्जाम में पूछेगा। और यही कॉलोनियलिज्म की वजह से क्या हो गया, इंपेरियलिज्म भी आने लगा। अब इंपेरियलिज्म क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, यानी जब पैसा जब आने लगा, राइज ऑफ कैपिटलिज्म हो गया यूरोप के अंदर, धीरे धीरे फिर कॉलोनियलिज्म हो गया, जिसकी वजह से यूरोप अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में जाके अपना पावर और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने लगी, जिसकी वजह से उनका वट बढ़ने लगा, बोलते हैं ना वट है मेरा, तो वट बढ़ने लगा, जिसके वजह से अब यूरोपियंस के अंदर क्या आ गया, इंपेरियलिज्म भी आ गया। अब ये क्या होता है, नया टॉपिक, इंपेरियलिज्म। अब ये इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि हमने देखा कि यार उन्होंने अपना हर पावर, हर चीज एस्टैब्लिश किया अलग अलग देशों में, और अलग अलग देशों को अपना क्या बना दिया, गुलाम बना लिया एक तरीके से। तो इंपेरियलिज्म का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना हक जमाती है, अपना मिलिट्री एक्शन, अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करती है, और वो जो दूसरा कंट्री रहेगा वो उसका गुलाम बन के रह जाता है, और वो उसके बिना कुछ कर नहीं पाता है, तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं इंपेरियलिज्म। यानी कि यूरोप जो कंट्री था वो अपना ओवरऑल डोमिनेशन दिखाने लगा, यानी इतना पावरफुल था कि वो हर जगह जा जाके अपना डोमिनेशन दिखाने लगा, पावरफुलनेस दिखाने लगा कि यार हमारे पास मिलिट्री है, पॉलिटिक्स है, पैसा है, सब कुछ है, तो वो दूसरों को अपना डोमिनेट करने लगा, बोलते हैं ना हक जमाने लगा। डोमिनेट करना मतलब एक दो इंसान है, एक पतला एक मोटा है, तो मोटा वाला क्या करेगा, डोमिनेट करेगा पतले वाले के ऊपर। तो सेम यहां पे भी वही चीज होने लगा, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे करके बहुत सारे एशियन कंट्रीज, यानी कि एशिया में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे जो बेचारे इस यूरोपियन कंट्रीज के क्या बन गए, गुलाम बन गए धीरे धीरे। और उसमें से सबसे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन यार क्या करें, हम लोग भी थे उसमें से। तो वी इंडिया आर लाइक, हमारे भी इंडिया के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। कब्जा इन द सेंस मतलब एक तरीके से अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, और साथ में बोलते हैं ना इंपेरियलिज्म कर लिया था, एक तरीके से हम लोग के ऊपर भी दबदबा उन्होंने डोमिनेंट बना करके रखा था। तो धीरे धीरे ये सब चीज होने लगा। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे यहां पे। अगला टॉपिक वही है हमारा कि ये जो इंपेरियलिज्म है ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे हुआ, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है उसी रिलेटेड, जिसका नाम है दोस्तों इंपेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश। देखो ध्यान से, इंपेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है ना। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये इंडिया की कोई कंपनी नहीं थी, ये ब्रिटिश की कंपनी थी। क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में आया, ठीक है ना, व्यापार करने के बहाने से कि यार मैं तो आपके साथ सिर्फ ट्रेड करना चाहता हूं, मैं तो आपके साथ सिर्फ व्यापार करना चाहता हूं। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये आया था क्या करने के लिए, हमारे भारत में आया था, हमारे इंडिया में आया था व्यापार करने के लिए। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हुआ ये था कि एक कंपटीशन यहां पे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हो गया था कि यार हम जो है इंडिया जो देश है, खासकर लोग, जैसे कि आपको पता है इंडिया का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है, आपने 7th में भी पढ़ा होगा कि यार इतने सारे मुगल्स, इतने सारे वो तुर्क्स लोग आके गए थे, राज करके गए थे, अलग अलग सुल्तान थे, सुल्तानेट था, मुगल एम्पर थे, ऐसे बहुत सारी चीजें हुए थे, और बहुत सारे धन को जो है लूट के चले गए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारा धन हमारे इंडिया में बचा हुआ था।
था। तो ये जो लालच था वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी था कि कैसे हम लोग अपना पूरा मोनोपोली बना ले। मोनोपोली बनाना मतलब एक तरीके से सिर्फ हम ही हम दिखाई देना, यानी कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आते हैं इंडिया में तो सिर्फ वही दिखाई दे, इंडिया का कोई वजूद ना रहे और हमारा ही चर्चा चारों बगल हो। जैसे मोनोपोली का मतलब ये होता है ना कि मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, यहां पे मेरा ही राज चलता है। तो उस प्रकार जो है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कंपटीशन लग गया था कि कैसे हम लोग इसके ऊपर राज करेंगे और इंडिया को पूरा अपने अंडर में ले लेंगे, मोनोपोली बना लेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, एस्टैब्लिश किया, क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया 1600 एडी में। ठीक है ना, 1600 एडी, 16वीं सदी, 1600 एडी में उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किया। और ये बोल के किया कि हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ व्यापार करेंगे, सिर्फ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ऐसा उन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, लेकिन इतने बड़े झूठे थे वो कि क्या बताओ। ठीक है ना, उनका प्लान कुछ और ही था। तो ये सब चीज हुआ एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये कंपनी को स्थापित करने के लिए परमिशन किसका लिया था यहां पे, वो टाइम पे जो मुगल के राजा थे, आपको पता है कौन था लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन था वो टाइम पे 16th सेंचुरी में, जहांगीर। नहीं, सबसे लास्ट में औरंगजेब था, लेकिन ये जहांगीर से लिया था, यानी उसके पहले की बात है। ठीक है ना, जहांगीर के बाद वैसे बहुत सारे आए थे ना। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, मतलब 16th सेंचुरी में जब जहांगीर थे, ठीक है, सॉरी मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, मुझे लगा औरंगजेब था। ठीक है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो जहांगीर यानी 16th सेंचुरी में जहांगीर जब मुगल एम्परर थे, मुगल के राजा थे, वो टाइम पे ये अंग्रेज लोग ने क्या किया था, परमिशन लिया था कि हम आपके इंडिया में आना चाहते हैं और हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं। तो ये लोग ने भी सोचा यार हमारा तो फायदा ही है ना, हमको तो पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, व्यापार होगा तो इंडिया में, तो इन्होंने भी परमिशन दे दिया। और इसके वजह से क्या किया, उन्होंने पहला जो फैक्ट्री था वो एस्टैब्लिश किया सूरत में, यानी कि हमारे इंडिया में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये सबसे पहला फैक्ट्री जो उन्होंने लगाया वो कहां लगाया, सूरत में लगाया। आपको पता है सूरत गुजरात में आता है, तो सूरत में सबसे पहला फैक्ट्री लगाया था हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर है दोस्तों, और ये जो कंपनी लगाया था, फैक्ट्री जो लगाया था, इसकी वजह से एक ट्रेड पॉसिबल हुआ और एक ट्रेड इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये कंपनी के थ्रू होने लगा। यानी कि कुछ यहां पे बनता था तो उसको बाहर भेजा जाता था इंग्लैंड में, फिर उधर से कुछ होता था यहां पे आता था, तो ऐसे एक व्यापार यानी ट्रेडिंग होने लगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, यानी ब्रिटिश कंट्रीज के बीच में। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक है इसके रिलेटेड, जो कि है स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, यानी कि अंग्रेजों और फ्रेंच लोग के बीच में थोड़ा सा क्या स्ट्रगल है, उसकी एक कहानी पढ़ेंगे, छोटी सी कहानी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा लेना नहीं चाहता आज। ठीक है, तो हम लोग एक और टॉपिक ले लेते हैं, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, चलो हेडिंग डाल देते हैं, स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश, इंग्लिश यानी कौन, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग। ठीक है ना, तो इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में स्ट्रगल होने लगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये। ठीक है, अब देखो ये इंग्लिश और जो फ्रेंच थे इनके बीच में कैसा स्ट्रगल हुआ। तो यहां पे क्या हुआ कि जो इंग्लैंड और फ्रांस थे ना, ये एक दूसरे के क्या थे, राइवल्स थे। राइवल्स मतलब क्या होता है, दुश्मन, कट्टर। यार यूरोप जो था वो भी डेवलप था, फ्रांस जो था वो भी डेवलप था वो टाइम पे, तो वो सोचते थे कि यार क्यों ना हमारा फायदा हो, क्यों सिर्फ ब्रिटिश का ही फायदा हो। तो यहां पे क्या हो गया, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन था कि किस प्रकार हम इंडिया के ऊपर ट्रेड करेंगे। यानी कि सबकी नजरें जो थी, निगाहें जो थी वो इंडिया के ऊपर थी, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत था, राजाएं बहुत थे वहां पे, वेल्थ बहुत था हमारे इंडिया में। तो दैट्स वाई, और वो टाइम पे मुगल का राज चलता था, तो मुगल के पास इतना ज्यादा दिमाग नहीं होता था कंपैरेटिवली कि वो ट्रेड करे, उनको बस एक ही था कि राज करना है बस। ठीक है ना, लूटना है, कर वसूल करना, टैक्सेस। लेकिन ब्रिटिश जो थे वो थोड़े दिमागदार थे, यानी कि उनको फैक्ट्री सेटअप करना है, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना, ये सब चीज भी आता था कहीं ना कहीं। तो ये ब्रिटिश ने, अंग्रेज जो थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया के ऊपर धावा बोला था कि यार हम ट्रेड करेंगे, लेकिन फ्रेंच भी कम नहीं था, तो फ्रेंच ने बोला कि क्यों ना हम भी यहां पे आए और अपना ट्रेड करें। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हो गया था, किसके किसके बीच में, अंग्रेज लोग के बीच में और फ्रेंच लोग के, फ्रांस के लोगों के बीच में हो गया था। ठीक है ना, और जिसके वजह से यहां पे 3 वॉर्स यानी 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, इंग्लिश यानी अंग्रेज और फ्रांस के, फ्रेंच के लोगों के बीच में 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। और वो जो लड़ाइयां लड़ी गई थी उसको कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। क्या, कौन सा लड़ाई, कार्नाटिक, कार्नाटिक बोल लो, कार्नाटिक बोल लो, जो आपको बोलना है बोल लो, लेकिन स्पेलिंग याद रखना है। कार्नाटिक वॉर जो है ये दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। और जो तीसरा लड़ाई था, मैंने बोला ना 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, टोटल कितनी वॉर थी, 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। और जो तीसरा वॉर था, आखिरी का जो थर्ड वॉर था, तो थर्ड वॉर में क्या हुआ कि ये जो तीसरा वॉर था जिसमें इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस, यानी कि उन्होंने, अंग्रेजों ने, तीसरे वॉर में इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज के पास मिलिट्री पावर ज्यादा था, आर्टिलरी पावर ज्यादा था, तो इंग्लैंड ने क्या कर दिया, हरा दिया, डिफीट कर दिया। तो इंग्लैंड डिफीटेड फ्रांस, किसके, तीसरे कार्नेटिक वॉर में,
तीसरा कार्नेटिक जो वॉर था उसके इसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया, एंड जैसे ही हरा दिया तो यहां पे कोई भी ऐसा यूरोप में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं था ब्रिटिश के अलावा। जो अंग्रेज के इंग्लैंड थे उनके अलावा और कोई कॉम्पिटिटर बचा नहीं, क्योंकि फ्रांस को उन्होंने हरा दिया। फ्रांस एक कॉम्पिटिटर था उनका, जो कि वो इंडिया के ऊपर ट्रेड करना चाहता था, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया अब कोई कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं। तो अब हम ही हमें हर जगह अपना ही लोग राज चलाते गए, मोनोपोली क्रिएट हो गया, और जिस तरह से उन्होंने आराम से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश कर ली। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा स्टोरी बेस मैंने आपको जो बताया है। तो बेसिकली आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, आपके सामने है। हमने राइज ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ लिया, कॉलोनियलिज्म पढ़ लिया, इंपेरियलिज्म पढ़ लिया, इंपेरियलिज्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे हुआ था, और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में कैसे लड़ाई हुई, कैसे स्ट्रगल हुआ, ये सब चीज भी डिस्कस कर लिया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था दोस्तों, यहां पे हम स्टॉप करते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, जल्द लेकर आ जाएंगे आपके लिए लेक्चर नंबर 4, जिसमें कुछ बचे कुछ 2 से 3 टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर देंगे और आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से बस आपको इंतजार करना है अगले लेक्चर का, जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, और आने वाले दिनों में और भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।